मैंने फ्लैट के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो जल्दी से अयान ने दरवाजा खोला था। मैं मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और इससे कहने लगी, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है? क्या आपको पता है इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बजे आपकी कॉल आई थी मेरे नंबर पर। आप खुद भी तो मुझसे मिलने आ सकते थे ना, फिर आपने मुझे क्यों इतनी रात को बुलाया? मैं बड़ी संजीदगी होते हुए इसकी तरफ देखकर बोली थी। अयान कहने लगा, नहीं मेरी जान। यह कहते हुए वो एकदम से मेरे करीब आ गया और मुझे बाजुओं से पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया। हालांकि हम दोनों तो पहले से भी मिलते जुलते थे, लेकिन सलाम खैरियत से ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं होता था। अयान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली थी। फिर अयान मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ। वो फ्लैट के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक लगाता हुआ मुझे बाजुओं से पकड़कर अंदर ले गया। जैसे ही वो मुझे डाइनिंग रूम की तरफ लेकर गया तो सामने ही अयान के कुछ दोस्त बैठे हुए थे। मैं हैरान होते हुए इन लड़कों को देख रही थी और अयान से पूछने लगी कि ये कौन है, और इन लड़कों को देखकर मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी। हैरत से मैं अयान को पूछने लगी, अगर आपके यहाँ पर दोस्त हैं तो आपको मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था, और मैं अपनी मामा को भी नहीं पता कराई। मैं इसे नरमी से बोल रही थी। इन लड़कों को देखकर मैं अंदर से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अयान के दोस्त मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। इनकी नजरें मेरे वजूद से आर पार हो रही थी। फिर अयान मुझसे कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी माँ को नहीं बता कर आई तो इन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। यह कहकर वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। इसकी नजरें मेरे वजूद से आर पार हो रही थी। फिर मैं हैरत से इसे पूछने लगी, अयान कुछ बात है तो बता दो, सब ठीक तो है ना? देखो, अगर आपको कोई बात करनी है मुझसे तो मैं सुबह आ जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ यहाँ से। यह कहकर मैं वापस मुड़ी ही थी तो एकदम से अयान ने मेरे बाजुओं को पकड़ा और खींच कर अपने सीने से लगा लिया और फिर मुझे सामने पड़े हुए सोफे पर फेंका। तो मैं घबराकर चीख कर बोली, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मेरी बात सुनकर वहां जो बैठे इसके दोस्त हंस रहे थे। फिर अयान के दोस्त मुझसे कहने लगे, क्या है ना लड़की, बात सुनो तुम्हें अयान ने बोला था ना कि तुमसे वो शादी करेगा। बेचारा वो मजबूर हो गया है, माँ बाप इसके मानेंगे नहीं। माँ बाप का नाम सुनते ही मुझे हैरत हुई थी। माँ बाप, मुझे तो यही पता था कि अयान अकेला है, इसके तो कोई माँ बाप भी नहीं है। तभी अयान का एक दोस्त ने कहा, वो क्या है ना, क्यों ना हम सब आपकी शादी के बगैर ही आपके साथ सुहाग रात मना लें। इसकी बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने गुस्से वाली नजरों से अयान को देखा था। फिर चीख कर कहने लगी, अयान ये क्या बदतमीजी है? कैसे तुम्हारे दोस्त इतनी घटिया बातें कर रहे हैं? ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं और तुम यहाँ खामोश खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था कि इनके मुंह पर कस के तमाचा दे मारो। तभी अयान की बात सुनकर मेरे कानों को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मुझसे कहने लगा, क्या है ना मेरी जान, एक लड़की के लिए हमारा दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा था और आज हमें कोई भी लड़की मिली नहीं। मजबूरन मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्यों ना मैं आज के लिए तुम्हारे वजूद के साथ खेलकर ये ड्रामा खत्म किया जाए। सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारे वजूद से अपना तमाम तर खर्च वसूल किया जाए। जो इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, आज रात वो सब खत्म हो जाएगा। एकदम से अयान की इस तरह की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने आंखों में आंसू लिए अयान की तरफ देखने लगी थी और अपना सर नामे हिलाते हुए अयान से कहने लगी, देखो अयान, अगर ये मजाक है तो ऐसा घटिया मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करने की? मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी। फिर इतने में ही अयान ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और अपनी तरफ खींच कर बोला, मुझे क्या पड़ी तुम्हारे साथ मजाक करने की? तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दो, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। तभी अयान के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तभी अयान का एक दोस्त उठकर कहने लगा, अयान, हमारे पास रात बहुत कम बची हुई है, वैसे भी हम लोग 4 हैं, अगर बारी बारी से भी करेंगे तो वक्त कुछ खास नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम सभी मिलके इसके साथ। वो अपने कान की नोक दबाते हुए बोला था। इसकी बातें सुनकर तो मेरी टांगे कांपने लगी थी।
मैं अपना बाजू अयान से छुड़वाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, तुम बहुत गंदे हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं थूकती हूँ तुम्हारे चेहरे पर। खबरदार, तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो छोड़ो मुझे। मैं बार बार अपना बाजू इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो। जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अयान, हमारी तो शादी होने वाली है। कुछ दिनों के बाद तो मैं तुम्हारी इज्जत बनने वाली हूँ। फिर तुम क्यों मुझसे इस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? अपने दोस्तों को समझाओ। नहीं मेरी जान, तुम हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमारे जज्बात मचलने लगे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे जज्बात यूं ही ठंडे हो जाएं। और मैं अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त भी अपने जज्बात का यूं ही गला घोंट दे। आज की रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसकी बातें सुनकर मेरे जबान पर कुछ अल्फाज नहीं आ रहे थे। मैं फिर भी इसके सामने मिन्नत समाजत करने लगी। देखो अयान, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम जानते हो ना मेरी माँ की हालत कैसी है। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकती। मुझे जाने दो यहाँ से। मेरी माँ अकेली है घर पर। तुम जानते हो ना मेरे बाबा भी नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। तभी अयान ने यह कैसी बात कही जिसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी थी। वो कहने लगा, जितने तुम आवारा हो ना तो तुम्हारी माँ भी किसी को बुला लेगी। ये सुनना था कि मैंने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। घटिया इंसान, तुम मेरी माँ के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर रहे हो? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम ऐसे घटिया इंसान हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ताल्लुक न बनाती। ये कहते हुए मैं इसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। फिर एकदम से अयान का दोस्त मेरे करीब आ गया और मुझे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करने लगा। फिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मुझसे कहने लगा, देखो लड़की, हमें आज की रात खुश कर दो। फिर इसके बाद तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाओ। हमें कोई एतराज नहीं है। ये कहकर वो एकदम से मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरा तो दिल लरस कर रह गया था। मेरे तो जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। फिर अगले ही लम्हे इसने मेरे गले में मौजूद दुपट्टा को उतारने लगा। मैं अपनी ताकत से इसे पीछे को धक्का देने लगी और एकदम से चिल्लाकर कहने लगी, खबरदार, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो दूर रहो मुझसे। मैं चिल्लाते हुए बोली थी। वो फिर से मेरे करीब आया और मेरे गालों को छूते हुए मेरे होठों पर अपनी उंगलियां सहलाने लगा। फिर मैं इसे धक्का देकर पीछे होने लगी तो फिर एक वजूद से टकरा गई। पीछे अयान का दूसरा दोस्त भी खड़ा हुआ था। फिर अयान हंसते हुए मेरे करीब आया। मैं रोते हुए इससे कहने लगी, प्लीज अयान, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम कभी भी किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। फिर एक हंसता हुआ कहने लगा, अच्छा वो कैसे? तो इसकी बात सुनकर सभी मौजूद लड़के हंसने लगे। तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए तो कोई मसला नहीं होगा। ना ही कोई तुम्हारा बाप है और ना ही कोई तुम्हारा भाई है जिसे जवाब देना पड़े। तुम तो आसानी से हमारे साथ रात गुजार सकती हो। अगर तुम एक रात हमारे साथ गुजार लोगी तो क्या हो जाएगा? पता नहीं तुम तो इससे पहले कितने मर्दों के साथ रात गुजारी होगी। वो मुझ पर इस तरह के गलीज जुमले कह रहे थे कि मुझे अपने आप से भी नजरें मिलाने के लिए शर्म आ रही थी। मैं इनके सामने क्या कर सकती थी? ये तो मर्द लोग थे, इनकी ताकत मुझसे बड़ी थी। फिर भी मैं अपने आप को इनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी वो अचानक मुझे उठाकर दूर फेंक चुके थे। फिर अयान ने मेरे करीब आकर मेरे खमीज को खींचा जो कि साइड से फट चुकी थी। मैं तो अयान को बहुत गौर से देखने लगी। वो तो मुझे इज्जत देना चाहता था। वो मुझसे शादी के लिए दावे करता था। फिर आज वही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैं इसे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था मेरा होने वाला शौहर ही मेरी इज्जत का लुटेरा बन चुका था। मेरी इज्जत को लूटने के लिए वो सिर्फ अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया था। इतने साल इसने मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया। इतने साल इतना लंबा मोहब्बत का ड्रामा कौन कर सकता है? इतना तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। अचानक वो मुझे उठाकर सोफे पर फेंक चुका था और जैसे ही मेरे ऊपर झुका मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरे चीखने और चिल्लाने का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था।
मेरी सारी मज़ाहमतें बेकार गई थी। मैं चीख चीख कर रोती रही, चिल्लाती रही, इसके सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, मगर वो सारे अपनी दरिंदगी से मेरी इज्जत लूट चुके थे, मुझे बर्बाद कर चुके थे। आखिरी दफा अयान को देख रही थी, मेरी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। अयान की दोस्त अब यहाँ से जा चुके थे, मगर अयान यहीं पर खड़े होकर मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। इसकी आंखों में खून उतर आया था, इसकी आंखें लाल अंगारा हो रखी थी। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था, मेरे कांपते वजूद को घूर रहा था। मैं तड़प कर रह गई थी। जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था, इसने मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं अब हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी, छत को घूरे जा रही थी, मुसलसल आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैंने खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखा, मगर मैं इनसे कुछ बोली नहीं। मेरा वजूद बिल्कुल बेजान होकर रह गया था। मेरे साथ इस वाक़ये को होकर 1 माह गुजर चुका था। इस 1 महीने में मैंने पागलों की तरह जिंदगी गुजारी, ना जाने कितनी पागलों जैसी हरकतें भी की। मैंने तो हर तरह से अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। मेरे हाथों पर जगह जगह निशान बने हुए थे। मैं अपने हाथ पर काट काट कर निशान बना चुकी थी, और मैंने तो फांसी से लेने की भी कोशिश की थी। इसके भी मेरे गले पर निशान थे। मैंने हर तरीके को अपनाया था अपनी जान लेने के लिए। ना जाने मैंने कौन सा तरीका था जो नहीं छोड़ा था। बेटा, अब मैं तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनूंगी। आसिम तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है। मैं नफी में सर हिलाते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगी। बेटा, अगर तुम ऐसे ही तन्हा जिंदगी गुजारोगी तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? कल को मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? आसिम बहुत अच्छा लड़का है, वो मर्द है, तुम्हारी हर बात से वाकिफ है, वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में, फिर भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। मैं अब रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। नहीं माँ, अब मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। बेटा, तुम्हें संभाल लेगा। नहीं माँ, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। वो 5 मर्द थे, मुझे दरिंदगी का निशाना बना चुके थे। इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे जिस्म को नोच डाला। मेरे जिस्म का अंग अंग वो देख चुके हैं, मेरी इज्जत के साथ खेल चुके हैं। अब तो मुझे अपने वजूद से ही घिन आती है माँ। मैं खुद ही अपने आप को देख नहीं पाती, इतनी ही मुझे अपने आप से घिन महसूस होती है। आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं चिल्लाते हुए बोली थी। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। मैंने अपने ड्रेस को नोच डाला, मेरे हाथों से खून बहने लगा। मुझे यूं करता देखकर मेरी माँ रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। सब डॉक्टर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं डॉक्टर्स को भी पीछे करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी माँ ने मेरा निकाह आसिम से कर दिया। वो शख्स कौन था मैं नहीं जानती थी। मैंने आज तक आसिम को नहीं देखा था। मुझे सभी मर्द से नफरत होने लगी थी। मर्द तो औरत को सिर्फ जिस्म का एक टुकड़ा समझते हैं, इसके सिवा वो कुछ नहीं समझते हैं। आसिम मुझे रुखसत लेकर अपने घर ले गया। अभी तक मैंने आसिम से कोई भी बात नहीं की थी। मैं अब कमरे में बैठी हुई थी। इतने में ही आसिम खाना लेकर मेरे पास रखा। मैंने गुस्से से ट्राई को नीचे फेंक दिया। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों मेरे पास बैठे हुए हो? खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाते हुए जोर जोर से बोल रही थी, और मेरी आंखों में भी आंसू थे। आसिम भी मुझे घूर कर देख रहा था। वो रोती हुई लड़की को इस तरह से देख रहा था जिसके चेहरे और हाथों पर जगह जगह निशानात बने हुए थे। मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। फिर आसिफ मेरे करीब आया और मेरे हाथ को आहिस्ता से खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। मैं इसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। एक मर्द का लम्स मेरे पूरे वजूद को आग लगा रहा था। रिलैक्स हो जो हानिया, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो अपने हाथों के प्याले में मेरा चेहरा भर चुका था। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे नफरत है तुमसे। मुझे दुनिया के सभी मर्दों से नफरत है।
आपकी दफा में रो रही थी, चिल्ला रही थी, सुसुक रही थी। इतने में ही मुझे वॉमिटिंग महसूस हुई। मैं अपने मुंह पर हाथ रख के वॉशरूम की तरफ भागी थी। मुझे शदीद वॉमिटिंग हो रही थी। वो भी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। बड़े अजीब निगाहों से वो मुझे देखने लगा। वॉमिटिंग करके मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। काफी वक्त बाद बेहाल होती हुई बेड पर आकर लेट गई। अब मुझे चक्कर भी आने लगा था। मेरी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई नजर आई थी। आसिम मेरे पास बैठा और आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, रिलैक्स हो जो हानिया, आप इस तरह से परेशान मत होवे, मैं आपको संभाल लूंगा, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं दूंगा। ये तकलीफ ऐसी है कि आपके पास से आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको इस तकलीफ और अजियत से निकाल दूं। आपकी बात में चिल्लाते हुए आसिम को गिरेबान से पकड़ लिया। बताओ मुझे भी तो पता चले तुम किस तरह से मुझे इस अजियत और तकलीफ से निकालोगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस तकलीफ और अजियत से नहीं निकल पाऊंगी। तुम मर्द हो, तुम कभी भी इस तकलीफ को नहीं समझ पाओगे। मेरी इज्जत लूटी गई है, मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इन दरिंदों ने मेरे जिस्म को नोच डाला है। तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं अब आसिम पर चिल्लाकर बहुत शिद्दत से रोने लगी। आसिम ने नरमी से मेरे बाजुओं को पकड़ा। आसिम इसका शौहर था, पूरे हक से इसका शौहर था। वो इसे तहफुज का एहसास करवाना चाहता था और हानिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। कितने सालों से वो मुसलसल इस लड़की से मोहब्बत की थी। मैं एकदम से आसिम को पीछे धक्का देती हुई बाहर की तरफ चली गई। बाहर जाकर मैंने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया। आसिम मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देता रहा। प्लीज हानिया, दरवाजा खोलो, ऐसे पागलों की तरह हरकतें मत करो। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो हानिया। देखो, अपने आप को कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। मैं तो इतनी दफा अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, तो अब भी वही कर रही थी। आसिम यहाँ खड़ा होकर मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देता रहा। फिर आसिम जाकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली हुई थी। जल्दी ही वो खिड़की से अंदर दाखिल हो गया तो हानिया सामने स्टडी रूम में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। मेरे हाथ से खून बह रहा था। मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। मैंने इस बार भी वही किया था जो हमेशा से करती आई थी। आसिम मुझ पर गुस्सा करते हुए मुझे अपने बाजुओं में उठाया और लाके मुझे कमरे के बेड पर लिटाया और मेरे इस चोट की बैंडेज करने लगा। चोट इतनी ज्यादा नहीं लगी थी। फिर मुझ पर गुस्सा होते हुए एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा और चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों अपने आप के साथ इस तरह की हरकतें कर रही हो? अपने आप के साथ क्या करना चाहती हो? अपने हाथों से तुम्हें इतना ज्यादा मरने का शौक है तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दो। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा। मेरा वजूद तो कपकपा रहा था। मेरे हाथों में तो कांपनी आ गई थी। मैं इससे रोते हुए बोली, मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजर रही हूँ। मेरा दिल फट रहा है। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि फिर से मुझे वॉमिटिंग आने लगी है। फिर आसिम मुझे लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर मेरा चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए आसिम से कहने लगी, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी आंखों में मुसलसल आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए आसिम की तरफ देखने लगी और अपना नफी में सर हिलाने लगी। चिल्लाते हुए कहने लगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मगर आसिम बिल्कुल खामोश था। वो क्या ही कह सकता था। इस वक्त आसिम को यूं लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। और फिर डॉक्टर से कहने लगा, मेरी बीवी अभी बच्चा नहीं चाहती। फिर आगे से डॉक्टर कहने लगी, देखिए, ऐसा नामुमकिन है। इनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम इनका अबॉर्शन करें, और प्लीज ऐसे फजूल काम बंद कर दे। वैसे भी यह कानूनन जुर्म होता है, बेगुनाह किसी बच्चे की जान लेना। या तो आप लोग पहले ही प्लान ना करें। डॉक्टर ने गुस्से में कहा तो आसिम खामोश हो गया। मैं रो रही थी, सुसक रही थी, कमरे में बैठी हुई थी। आसिम चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, तुम आराम से मुझे ये एक बात बताओ, क्या इन सब झमेलों में बच्चे का कोई कसूर है? क्या? मैं नफी में सर हिलाने लगी। फिर इस मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहती हो? मैंने आसिम से कहा, क्योंकि ये बच्चा इन दरिंदों का गंदा खून है जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं रोते हुए बोली थी,
क्या तुम्हें लगता है कि एक मर्द को ऐसी औरत को कबूल करना आसान होता है जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो? इसकी बात सुनकर मैं नफी में सर हिलाने लगी। फिर मैं इसके बावजूद भी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए वो मेरी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने लगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं इसके सामने बैठी हुई थी। अगर तुम यही चाहती हो कि तुम मुझे संभाल लोगी तो इसके लिए तुम कभी भी मेरे पास मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं भराई हुए अनाज में बोली। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम से खामोश हो गया था। कितनी बड़ी वो इससे डिमांड कर रही थी। क्यों ना छूऊं मैं तुम्हें? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? शौहर हूं तुम्हारा, निकाह हुआ है हमारा। मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। नहीं है हक तुम्हारा मुझ पर। अगर तुमने यही सब करना है तो तलाक दे दो मुझे। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा तकलीफ और अजियत से गुजर रही हूँ। अब और मैं तकलीफ में नहीं पड़ना चाहती। मैं रोते हुए बोली तो वो खामोश हो गया था। वो कैसे जब्त कर सकता था? कैसे वो इससे दूर रह सकता था? वो एक भरपूर मर्द था। इसके भी अंदर जज्बात थे, एहसासात थे। रात का ना जाने वो कौन सा पहर था। मैं डरी हुई इसके सीने से लगकर सोई हुई थी। जब अचानक आसिम की आंख खुल गई, अपने सीने पे लगी हुई इस लड़की को देखा तो ना जाने क्यों इसके चेहरे को, इसके होठों को देखते वो मुकम्मल तौर पर बहकने लगा था। धीरे धीरे वो इसके होठों को सहलाने लगा। वो तो एकदम से सुकून की नींद सो रही थी, मगर आसिम की तो नींदें उड़ चुकी थी। वो आहिस्तगी से अपने लबों से इसके लबों को छूने लगा तो वो होश की दुनिया में वापस आ चुकी थी। आसिम को यूं मेरे इतने करीब पाकर मैं एकदम से घबरा गई थी। आसिम को इतना करीब पाकर मेरा वजूद एकदम से कपकपाने लग गया था तो मैं इससे एकदम से पीछे हो गई। नहीं, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। मेरे हलक में आंसुओं का फंदा अटक चुका था। क्यों तुम मुझे छू रहे हो? मैंने आपको छूने से मना किया था ना। मैं रो रही थी, मेरी जबान कपकपा रही थी। वो एकदम से खामोश हो गया। वो इसे कैसे कह सकता था कि वो एक मर्द है, इसके पहलू में एक हलाल औरत है जिस पे वो पूरा पूरा हक रखता है, जिस पर वो अपनी शिद्दतें लुटा सकता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है। मगर इसके बावजूद भी वो इसके करीब नहीं जा सकता था। इसने छूने से मना कर दिया था। मैं भी अब खामोश हो गई थी। नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ना जाने आसिम को क्या हो गया था। आसिम ने सामने बैठे हुए अपनी बीवी को देखा। वो दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसका चेहरा बहुत ही मासूम था। इसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत छाई हुई थी। वो इसे बगौर देखने लगा। कुछ देर पहले तक तो वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, मगर अचानक सामने इस लड़की को देखकर एक अजीब सी तकलीफ इसके दिल में उठी थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता तो इसकी आंखों के सामने हानिया का चेहरा आ जाता था। बार बार इसे हानिया ही याद आ रही थी। इसके सामने बैठी हुई सना मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हुआ है, आप किधर गुम हो गए हो? सना ने अपने हाथ से मेरे हाथ को अपने गिरफ्त में लिया और मुझसे मुस्कुराते हुए पूछने लगा। एकदम से सना की बात सुनकर मैं जबरदस्ती मुस्कुराया था और नफी में सर हिलाकर कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए मैं इसके करीब हुआ। इसे अपनी बाहों में लेते हुए इसकी पूरी ज्वेलरी उतारने लगा। मैं अपना लम्स इसके वजूद पर छोड़े जा रहा था, मगर ना जाने अचानक मुझे क्या हुआ, मैं इससे दूर हो गया। मैं जब भी आंखें बंद करता तो मुझे हानिया का चेहरा नजर आता। इसी वजह से मैं इसके करीब भी नहीं जा रहा था। क्या हो गया है आपको, बताएं मुझे, वो संजीदगी से मुझे पूछने लगी। मगर मैं एकदम से खामोश था, इसे कुछ भी नहीं कह रहा था। वो एकदम से मेरे सीने से आ लगी और कहने लगी, मुझे ऐसी बोरिंग सी नाइट आपसे उम्मीद नहीं कर सकती थी जितनी बोरिंग नाइट आप मेरे साथ गुजार रहे हैं। वो मुंह फुलाकर मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, मगर मैं फिर भी खामोश था, कुछ भी नहीं बोला था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसके लिए परेशान मत हो। काफी देर हो चुकी है, अब सो जाओ। क्या मतलब कि मैं सो जाऊं? आपको सिर्फ सोने की पड़ी हुई है। मुझे यह कहते हुए वो आगे से कुछ बोली ही नहीं थी। मैं एकदम से गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? हाँ बताओ मुझे। मैं अपने शर्ट को एकदम से उतारकर फेंकने लगा। जो तुम्हें चाहिए ना, मैं अभी देता हूँ। मैं खून ख्वाह निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए इसके ऊपर झुका था। मेरा ऐसा करने से वो एकदम से रोने लगी।
इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो आसिम से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं रखी थी। सना के पूरे जिस्म में दर्द की ठेसें उठने लगी। इस वक्त सना को आसिम एक दरिंदा नजर आ रहा था जो इसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा था। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी। आसिम ने झटके से इसे खुद से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जैसे हानिया उठ के बैठी थी तो वो इसके लिए नाश्ता लेके आ गया, मगर वो करना नहीं चाहती थी। मुझे कुछ भी नहीं खाना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, कमरे से बाहर चले जाएं, आप कमरे में मत आया करें। वो संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। क्यों ना कमरे में आया करूं हानिया? गाल को छूते हुए बोला। बस मुझे नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? शौहर हूं तुम्हारा, इतना तो हक रखता हूँ कि तुम्हारे पास आऊं। वो संजीदगी से बोला। इसके गले में आंसुओं का फंदा अटका हुआ था। जब आप मेरे सामने आते हैं तो मुझे वो 4 मर्द याद आते हैं जिन्होंने अजियत और तकलीफ मुझे दी। इतनी तकलीफ दी कि मैं किसी और मर्द को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती। वो रोते हुए बोली। और तुम बार बार मुझे ये बात बता के मुझे तकलीफ में मुब्तला कर रही हो। वो संजीदगी से बोला। तो छोड़ दे मुझे, नहीं अपने जिंदगी में रखना चाहते तो वैसे भी लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे जब इन्हें पता चलेगा कि आपके पास किसी और का बच्चा है, किसी और मर्द की नाजायज औलाद। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, बार बार एक ही बकवास मत किया करो। आपकी बार वो चिल्लाते हुए बोला। अगले ही लम्हे इसे एहसास हुआ तो फौरन से खामोश हो गया। मुझे पता है आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, इस वजह से कहती हूँ इस रिश्ते को खत्म कर दे। नहीं खत्म करूंगा और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किसका है। आई समझ? ये कहते हुए एकदम से हानिया को अपने सीने से लगा गया था। इससे आगे वो कुछ नहीं करता था। वो हर तरह से इसे मोहब्बत देने की कोशिश करने लगा। दिन गुजरते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ वो बदलती जा रही थी। वो लॉन में खड़ी हुई फूलों को देख रही थी। आज इसके पास आया, पीछे से इसे हक करता हुआ इसकी गर्दन पे अपने लब रखे तो इसने मुड़ के सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देखा। आसिम, वो ऊपर वाला मुझे फूल तोड़ के दे। वो गुलाब के फूल की तरफ इशारा करते हुए बोली। आसिम ने इसे फूल तोड़ के दिया और इसके बालों में लगा दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब फूल फूल की जगह पे आया है। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो वो इस बात में सर हिलाते हुए आहिस्तगी से इसके करीब हुई। इसके कंधे से सर टिकाती बोली। आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे तकलीफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पहले से काफी हद तक बेहतर फील होता है। वो मुस्कुराते हुए बोली। अल्लाह ने इसे खूबसूरत से बेटे से नवाजा था और इनकी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था। इस 1 साल में इसने बहुत मोहब्बत दी थी, मगर किसी वक्त इसकी हालत ऐसी हो जाती जो नाकाबिले बर्दाश्त होती, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो कमरे में आया। आहिस्तगी से इसने बीबी काट में लेटे हुए अपने बेटे को उठाया और सीने से लगाता हुआ कहने लगा। तुम्हें पता है मुझे ये बहुत प्यारा है, मैं इसे बहुत करीब से महसूस करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। तब वो भी मुस्कुराने लगी। मैं भी इसे ये नहीं पता लगने दूंगा कि मैं इसका सगा बाप नहीं हूँ, और कभी वादा करो तुम भी इसे ये नहीं बताओगी कि मैं इसका सगा बाप नहीं हूँ। बल्कि इसको तो क्या दुनिया की किसी शख्स को, दुनिया में किसी भी शख्स को नहीं पता चलेगा कि मैं इसका सगा बाप नहीं हूँ। इसे हौसला देने की कोशिश करने लगा। शुक्रिया शुक्रिया आसिम, मुझे संभालने के लिए। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे चिल्लाए जा रही थी। आज फिर वो ख्वाब आया था जिसने इसके हर जख्म को ताजा कर दिया था। आंखों में से आंसू बहने लग गए थे। वो पीछे पीछे हो रही थी। आसिम इसे छूने की कोशिश करता तो वो इसे झटक देती। मुझे मेरे पास मत आओ, दूर रखो मुझसे, खबरदार तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की। वो चिल्ला रही थी। वो 4 मर्द थे, उन्होंने मेरे वजूद को जगह जगह से नोचा है। वो रो रही थी, सुसक रही थी और वो इसे देखने लगा। रोना बंद करो। आहिस्तगी से इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरा। मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने मेरे वजूद को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो रोते चिल्लाते हुए इसे बताए जा रही थी। रोना बंद करो,
खुदा के लिए रोना बंद करो। वो आहिस्तगी से इसे खुद से और करीब कर गया था, इतना करीब कर गया था कि इसकी धड़कनें सुन पा रहा था, मगर वो चिल्लाई जा रही थी। इससे पीछे होने की कोशिश करने लगी। अचानक से बेबी कार्ट में लेटा हुआ इसका बच्चा रोने लगा था। वो गुस्से में बेबी कार्ट के पास आई, इस बच्चे को उठा के बेड पे फेंका। मुझे नहीं चाहिए, इसे मार दो, इसे कहीं फेंक दो, मुझे ये नहीं चाहिए, वो चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम? इसे पीछे करने की कोशिश करने लगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, छोड़ आए इसे। इस बच्चे को कहीं दूर फेंक दे, कहीं टुकड़े करके इसे फेंक के आए। आज फिर इसकी ऐसी हालत हो गई थी। रोना बंद करो। वो आहिस्तगी से इस बच्चे को सीने से लगा गया। वो रोए जा रहा था। इसे सीने से लगाते हुए इसे खामोश करवाने की कोशिश करने लगा। काफी वक्त बाद वो गोया होश की दुनिया में वापस आई। अब की बार इसने पकड़ के अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं बहुत बुरी माँ हूं ना, अपने बच्चे को तकलीफ देती हूँ। वो कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, रोना बंद करो, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होता। वो मोहब्बत से और अपनायत से इसे अपनी बाहों में भर चुका था। वक्त गुजरने लगा। इनकी शादी को 17 साल बीत गए थे। इनका बेटा 16 साल का हो चुका था, मगर आज भी वो वैसी ही थी, जवान। कहीं से वो नहीं लगता था कि वो 16 साल की बच्चे की माँ है। वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी, साथ इसका बेटा था। मम्मा क्या हो गया? ये बहुत बूढ़ियों वाले लग रहे हैं, ये वाला ड्रेस लेना, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? ये लूं बेटा? देखो तो सही, माँ बूढ़ी हो गई है,